गुड मॉर्निंग। अभी हम बीए प्रथम वर्ष के भौतिक भूगोल नामक पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले की क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया। अभी हम पर्वत ये महाद्वीप और महासागर निर्माण से संबंधित जो ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल थियरी थी, इसको हमने प्रारंभ कर दिया था और इसका काफ़ी कुछ हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। प्रवाह संबंधी बल के बारे में भी हमने चर्चा की थी। अभी हम इससे आगे देखते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों के बारे में व्याख्या की हुई है और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि समालोचना हम देखते हैं। ये बल प्रत्यक्ष रूप से विपरीत दिशा में नहीं होते। यदि प्लवनशीलता बिंदु गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे होता है तो गति भूमध्य रेखा की ओर होती है। इस बल के कारण महाद्वीपों का प्रभाव भूमध्य रेखा की ओर होता है। वेगनर ने द्वितीय बल सूर्य व चंद्रमा के ज्वारीय बल को माना, जिसके कारण स्थल भाग पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। वेगनर के अनुसार पश्चिम से पूर्व ऊपरी भ्रमणशील पृथ्वी पर सूर्य व चंद्रमा की ज्वारीय रगड़ ब्रेक का काम करती है तथा इसके कारण महाद्वीपीय भाग परिभ्रमणशील पृथ्वी का साथ नहीं दे पाते और पीछे छूट जाते हैं। इस बल के कारण महाद्वीप पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। यानी पश्चिम की ओर विस्थापित होने का कारण वेगनर महोदय ने बताया कि घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर सूर्य और चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है, ज्वारीय रगड़ जो है वो ब्रेक का काम करती है, जिससे महाद्वीप पीछे छूट जाएंगे और पीछे छूटने के कारण ये पश्चिम की ओर पिछड़ते चले जाते हैं, जिससे कि महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिम की ओर हुआ। तो ये बहुत ही अपर्याप्त बल के बारे में वेगनर महोदय चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इतनी विशाल पृथ्वी के ऊपर और इतने बड़े महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पश्चिम की ओर विस्थापित करने के लिए वर्तमान जो चंद्रमा का सूर्य का जो ज्वारीय बल है उससे लगभग 2 अरब गुना अधिक ज्वारीय बल की आवश्यकता होती है। और इतना बल होना पॉसिबल नहीं है, परंतु अगर हो भी जाए पॉसिबल तो भी पृथ्वी की परिभ्रमण गति ही बाधित हो सकती है। तो इस प्रकार से यानी जो बल वेगनर महोदय बताते हैं वो पर्याप्त नहीं है। महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह तथा जल एवं स्थल का वर्तमान रूप। वास्तव में महाद्वीपों का प्रवाह ध्रुवों से दूर होने के रूप में हुआ, जिसे वेगनर ने ध्रुवों से महाद्वीपों का उड़ना कहा है। भूमध्य रेखा तथा दोनों ध्रुवों की स्थिति में पर्याप्त अंतर हुआ। सिल्यूरियन युग में भूमध्य रेखा सर्वाधिक उत्तर में थी। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विभंजन तथा महाद्वीपों का प्रवाह कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पेंजिया का 2 भागों में विभंजन हुआ। उत्तरी भाग लोरेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। बीच का भाग टेथिस सागर के रूप में बदल गया। इसे टेथिस का खुलना कहते हैं। यह विभंजन स्थल खंड के उत्तर की ओर प्रवाह के कारण हुआ। इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने से हिंद महासागर का निर्माण हुआ। दोनों अमेरिका के अलग होने से प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। मध्य अटलांटिक कटक को वेगनर ने स्थलखंड का ही भाग माना तथा बताया कि यह अमेरिका में विस्थापन के समय पीछे छूट गई थी। आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण स्थलखंड के भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के कारण हुआ। दक्षिण में स्थलीय प्रवाह के समय अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया का साथ नहीं दे पा रहा था, वरना पीछे छूट गया। प्रशांत महासागर वर्तमान आकार से 3 गुना बड़ा था। इस पर 3 ओर से आक्रमण हुआ तथा यह विभाजित हो गया। अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाह के समय प्रशांत महासागर के अग्रदेश या फोरलैंड
से कम रुकावट हुई, जिस कारण प्रशांत महासागर पूर्वी सीमा सीधी तथा सुलझी हुई है, परंतु एशिया के पश्चिमी तरफ प्रवाह के समय कुछ भाग पीछे छूट गए। अतः प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग द्वीपों से भरा है। पर्वतों का निर्माण। वेगनर ने प्रवाह सिद्धांत के साक्ष्य के माध्यम से वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या भी हल करने का प्रयास किया। वेगनर के अनुसार महाद्वीप सीमा पर तैर रहे थे, परंतु आगे जाकर उन्होंने बताया कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापन के समय सीमा द्वारा सियाल में अवरोध पैदा किए जाने के कारण रॉकी तथा एंडीज पर्वतमालाओं की उत्पत्ति हुई। यूरेशिया, अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने से टर्शियरी युग की अल्पाइन पर्वतमालाओं की उत्पत्ति हुई। टेथिस भूसन्नति में हुई। यहाँ पर वेगनर परस्पर विरोधाभासी बातें कह गए, क्योंकि पहले वे कह रहे थे कि सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है, और जब पर्वतों के निर्माण की बात आती है तब वे कहते हैं कि सीमा द्वारा सियाल में रुकावट आने से और जो महासागरों में तलछटी निक्षेप जमा हुआ है उसमें मोड़ पड़ने से पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से वे परस्पर विरोधाभासी बातें बोल गए। समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति। समुद्र द्वीपीय माला तोरण की उत्पत्ति का कारण महाद्वीपीय प्रवाह की गति में स्थिरता का होना बताया जाता है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर ऐसे 4 चापों की भरमार है। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तब कुछ भाग इसका साथ नहीं दे पाया तथा पीछे छूट गया। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। प्रथम, इन द्वीपों का संबंध महासागरीय ठोस तली से था। द्वितीय, विस्थापन के समय एशिया का कुछ भाग पीछे छूट गया। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण का स्पष्टीकरण। कार्बोनिफेरस काल में दक्षिणी गोलार्ध में व्यापक हिमानीकरण हुआ था, जिस कारण अनेक भागों ब्राज़ील, फाकलैंड द्वीप, दक्षिण अफ्रीका के कारू प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में हिमपात हुआ तथा कालांतर में ये दक्षिणी गोलार्ध से विस्थापित हो गए तथा वर्तमान में इनमें से अधिकांश स्थल उष्ण जलवायु के अंतर्गत हैं। नंबर 6, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के वितरण का स्पष्टीकरण। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण से संबंधित कुछ चट्टानों की तहों में ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं तथा इनका विवरण भी ऊपर वर्णित हिमानी से प्रभावित क्षेत्रों में तथा पैंजिया पर उक्त स्थानों पर ही यह वनस्पति हिमावरण तथा पैंजिया वनस्पति हिमावरण से दब गई। बाद में प्रवाह द्वारा स्थलों में इसका वितरण स्वाभाविक था। अब हम बात करते हैं सिद्धांत के मूल्यांकन की। वेगनर मूलतः एक जलवायुवेत्ता थे तथा उनका प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन काल में जलवायु परिवर्तनों को समझाना था, परंतु ज्यों-ज्यों सिद्धांत बढ़ता गया ये महानुभाव लोभ में पड़ गए तथा कई परस्पर विरोधाभासी बातें भी कह गए। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य व चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति से यदि ऐसा हुआ हो तो सूर्य व चंद्रमा के वर्तमान ज्वारीय बल से उस समय का बल 90 अरब गुना अधिक होगा। नौ करोड़ गुना अधिक होगा। यद्यपि इतना बल होना असंभव है, परंतु यदि मान भी लिया जाए तो इससे तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति ही बाधित होगी। इसी प्रकार उत्तर की ओर विस्थापन की शक्ति की धारणा भी भ्रांत है। विस्थापन वलन विरोधाभासी, ये पूर्व में बताया जा चुका है कि पहले ये कह रहे हैं कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है और उसके बाद में ये बताते हैं कि सीमा द्वारा रुकावट से वलन पड़ने से पर्वतों का निर्माण हुआ। और जिग्सा फिट पूर्ण नहीं, यानी जिग्सा फिट की जो बात है
तो उसमें भी कहा गया है जब महाद्वीपीय मगन तटों पर विचार किया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा गैप बीच में रह जाता है। नंबर 4 है भूगर्भिक संरचना की समानता आंशिक। नंबर 5 है वेगनर ने महाद्वीप पर प्रवाह की तिथि व दिशा पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत पूर्ण होता है। और जैसा कि डायग्राम दिया हुआ है इसमें दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका का पुनर्गठन ये जिग्सॉ फिट दर्शाया हुआ है। ये दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को किस तरह से सटाया जा सकता है। ये जो गिनी की खाड़ी है इसमें अमेरिकी का जो दक्षिण अमेरिका का जो उभार है उसको उसमें सटाया जा सकता है। इसी प्रकार जो अफ्रीका महाद्वीप का जो उभार है उसको कैरिबियन सागर में सटाया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरे डायग्राम में भूगर्भिक संरचना की समानता दिखाई हुई है जिसमें कि ये दिया हुआ है कि किस प्रकार से समान चट्टाने वाले क्षेत्र जो है वो इसके अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर पाए जाते हैं। यदि अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों को मिला दिया जाए तो ये जो चट्टानें पाई जाती है समानता के गुण युक्त ये कुछ इस प्रकार से होगी कि ये परस्पर मिल जाएगी। तो इससे ये व्यक्त होता है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र कभी मिला हुआ था जिससे कि यहाँ मिले हुए होने के कारण इनमें समान प्रकार की चट्टानें जो है वो पाई जाती थी। और बाद में जब ये क्षेत्र पृथक पृथक हो गया तो ये इसके एक ही क्षेत्र के कई टुकड़े हो जाने से ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न जो चट्टानें थी उनका वितरण हो गया। तो इस प्रकार महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पूर्ण होता है। आगे हम प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। महाद्वीपों महासागरों पर्वतों के निर्माण और सागर नितलीय प्रसरण इत्यादि से संबंधित जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।